अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस C55 का। बेसिकली ये पेपर जब से ओपन बुक हुआ है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है और इसका रिजल्ट भी कोई बहुत खास आ नहीं रहा है। थोड़ा सा आज हम स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, क्या हमारी अप्रोच होगी, ये थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम जो लॉज इसमें कवर्ड हैं तो वो ब्रॉडली तीन लॉ हमारे पास कवर्ड है। एक इनकम टैक्स का लॉ, एक सेल्स टैक्स का लॉ और एक एफईडी का लॉ। प्रीडोमिनेंटली अगर हम जो कोर्स देखें तो वो हमारे पास इनकम टैक्स का सबसे ज्यादा बड़ा भी है, तो नेचुरली इसके मार्किंग भी जो है वो 50 से 60 नंबर का टेस्ट हो रहा होता है ये। इस 50 से 60 में से आराम से कोई 40 नंबर जो है वो अराउंड 40 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल साइड होती है और 20 मार्क्स जो है वो थियोरेटिकल साइड होती है। प्रैक्टिकल और ये है थियोरेटिकल। सेल्स टैक्स लॉ की बात करें तो सेल्स टैक्स जो पाकिस्तान में इम्पोज होता है वो गुड्स पे इम्पोज होता है और सेकेंडली सर्विसेज पे इम्पोज होता है। गुड्स पे जो हमारा सेल्स टैक्स लग रहा होता है वो लगाता है फेडरेशन के पास इख्तियार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने फेडरेशन और प्रोविंसेस के कुछ लेजिस्लेटिव राइट्स बताए हुए हैं कि कौन सी चीज के ऊपर फेडरेशन के पास पावर है टैक्स लगाने का, कौन सी चीज के ऊपर प्रोविंसेस के पास पावर है। वो एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है जिसमें खाली फेडरेशन है, बाकी प्रोविंसेस। तो गुड्स के ऊपर फेडरेशन का पावर है, सर्विसेज के ऊपर प्रोविंसेस का पावर है, और आईसीटी से रिलेटेड क्योंकि वो किसी प्रोविंस में नहीं आता, वो फेडरेशन ही लगाएगा सर्विसेज के ऊपर विशेष। तो मिला जुला के कोई 5 कानून हो जाते हैं इसके अंदर, सेल्स टैक्स के अंदर। लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो मेनली हमारे कोर्स में फेडरल सेल्स टैक्स जो गुड्स वाला है वो है। सर्विसेज के लॉ खाली जो सिमिलर कॉमन प्रोविजंस जो मिलते जुलते हैं गुड्स वाले फेडरल सेल्स टैक्स एक्ट के साथ, वही खाली हमारे कोर्स का पार्ट है। एफईडी जो ड्यूटी है वो भी फेडरेशन लगाती है। सेल्स टैक्स और एफईडी तकरीबन 45 मार्क्स का आ रहा होता है। और इसका अगर हम बाइफरकेशन देखें, ये मिला के आ रहा होता है कोई अराउंड 45 मार्क्स का, जिसमें से बाइफरकेशन कुछ ऐसा है कि 30 का प्रैक्टिकल है और 15 का थ्योरेटिकल है। 30 नहीं तो 25 समझ लें, मोटा मोटा यही हिसाब किताब है। इसके बाद हर सब्जेक्ट में जैसे इन लोगों ने एथिक्स का एरिया डाला हुआ है, तो वो यहाँ पे भी एथिक्स का एरिया डाला हुआ है, जिसमें किसकी एथिक्स है। बीइंग अ कंसल्टेंट, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं तो उनकी एथिक्स है।
अगर आप टैक्स पेयर हैं तो टैक्स पेयर की एथिक्स है। अगर आप टैक्स की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है तो उनकी एथिक्स है। इस तरीके से इस पे एथिक्स की टेस्टिंग है। सिलेबस अगर हम देखें अपना, तो इनकम टैक्स में तकरीबन पूरा ऑर्डिनेंस ही कवर्ड है। पहला अगर हम एरिया देखते हैं तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, यानी कि कौन कौन से हेड के अंदर इनकम क्लासिफाई होती हैं, और सारे हेड्स को अगर हम सम कर देते हैं तो वो एक टैक्सेबल इनकम आ जाती है। लॉसेस की अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस, क्रेडिट, टैक्स कंसेशंस, ये सारी चीजें जो बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ इनकम से रिलेटेड है, ये है पहला एरिया। इस एरिया में मेनली चीजें हमने सी फैप में भी, सॉरी, अपने कैफ के पेपर में भी पढ़ के आ रहे होंगे। फिर रिटर्न्स, असेसमेंट्स, अपील्स, रिकॉर्ड्स, ये वाला एरिया है। जनरली एरिया एज सच टेस्ट हो नहीं रहा होता इसको, लेकिन हमें एक गुड वन रीड जरूर देनी चाहिए। लेकिन इसमें जो आगे वाला एरिया है, रिफंड ऑफ टैक्स तक नहीं हो रहा होता, एडवांस टैक्स, विद होल्डिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। मिनिमम टैक्स एंड फाइनल टैक्स, ये थोड़ी सी ऐसी चीज होगी जो शायद कैफ में नहीं पड़ी हुई होगी। ये हमारी जो रिजीम्स हैं, फाइनल टैक्स, एफटीआर, एमटीआर रिजीम्स, विद होल्डिंग बेस्ड टैक्सेशन जो पाकिस्तान में लगी हुई है, उसको डील कर रहा होता है, और सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द पेपर है ये। इनफैक्ट एक तकरीबन 25 मार्क्स का सवाल आता है इस एरिया से पर्टिकुलरली, मिला के इनकम के असेसमेंट। एडवाइस ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन एस्पेक्ट्स, ये अच्छा तो उस वक्त लगता है ये वाला पॉइंट अगर इसमें ट्रीटीज के एनालिसिस, या एटलीस्ट जो मॉडल टेक्स्ट ट्रीटी होती हैं वो हमारे कोर्स में होती हैं, लेकिन ये कोर्स में है नहीं। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन एस्पेक्ट में वो एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? मैक्सिमम विद होल्डिंग पूछ सकता है कि अगर कोई बाहर का बंदा यहाँ पे सेल कर रहा है, या यहाँ का बंदा बाहर के बंदे को पेमेंट कर रहा है, और वो पाकिस्तान सोर्स कमा लेता है इनकम, तो उसकी विद होल्डिंग क्या होगी, उसकी टैक्सेशन क्या होगी। लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा ब्रॉडर एम्बिट नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स में ट्रीटीज नहीं है, डबल टैक्स ट्रीटी जो होती है। एडवाइस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट टैक्स, ये जो थियोरेटिकल एंगल आता है उसमें छोटी छोटी एडवाइस रिलेटेड मैटर पूछ लेता है कि क्या स्ट्रक्चर पे जाना चाहिए और किस तरीके से हमें ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करनी चाहिए टू हैव एन एफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर। सेल्स टैक्स की बात करें तो तकरीबन कोर्स सिमिलर है जो हमने कैफ में पढ़ा है, बस थोड़ा लेवल ऑफ टेस्टिंग आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये बढ़ जाएगा। क्या है बेसिक बेसिक एरिया? सेल्स टैक्स लाइबिलिटी की कंप्यूटेशन, जीरो रेटेड, एग्जेम्प्ट और नॉर्मल सप्लाईज में क्या फर्क होता है और किस तरीके से इनके ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये एरिया भी 20 से 25 मार्क्स का हमारा टेस्ट हो रहा होता है। एक प्रैक्टिकल सवाल आता है हमारा जिसमें सेल्स टैक्स लाइबिलिटी की वर्किंग हो रही होती है। अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स एंड कैरी फॉरवर्ड रिफंड देयर ऑफ, ये भी इसके साथ ही मिलके ही आता है। जाहिर है अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें होंगी, यानी कि एक ही बंदा टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा होगा, अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज भी कर रहा होगा, या जीरो रेटेड सप्लाई भी कर रहा होगा, तो अपॉर्शनमेंट की नीड आएगी जो हमें वर्किंग में करनी होगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न रिकॉर्ड, ऑडिट, अपील, ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं। जनरली टेस्ट नहीं हो रहे होते, कभी अचानक से कोई 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इन सारे एरियाज को मेरी यही रिकमेंडेशन होती है कि एक वन रीड अच्छा सा दे दिया जाए। Provision of provincial and capital territory sales tax law applicable on services, तो सर्विसेज के लॉ भी जैसे मैंने इनिशियली बताया वो भी आपके कोर्स के एम्बिट में है, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जा रही होती क्योंकि
इसमें जनरली जो कोर्स के में है वो फेडरल के जो कॉमन प्रोविजंस हैं वो है कोर्स। फिर आता है एफईडी लॉ, इसके नीचे अगर हम चलेंगे तो एथिक्स के एरिया की चीजें आ जाएंगी, जिसमें टैक्स लेजिस्लेशन यानी कि लॉ बनाने वाले, टैक्स प्रैक्टिशनर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड टैक्स पेयर सबकी एथिक्स के बारे में चीजें आ सकती हैं। यानी कि लॉ बनाने वाले को कैसा लॉ बनाना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए उसमें, उसमें एक फेयर और जस्टिस की चीज नजर आनी चाहिए, उसमें कन्वीनियंस होनी चाहिए। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना चाहिए, जबरदस्ती लोगों को हैरेस ना करे, एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है एफबीआर जैसे हमारा है। टैक्स पेयर हम लोग हो गए, प्रैक्टिशनर जो भी कंसल्टिंग लोग होते हैं, फर्म्स हो गई। अच्छा, पेपर ये जो है ये ओपन बुक पेपर है, तो इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए आप लोगों की, या हमारी क्या अप्रोच होगी इसको पढ़ते हुए। डायरेक्ट हम डायरेक्ट्स और लॉस से इस पेपर को कवर कर रहे होंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तो आइडियली जो रिसोर्स हमारे पास पेपर में अवेलेबल हो उससे हमें फेमिलियर रहना चाहिए। अच्छा, ओपन बुक के साथ साथ ये पेपर अब जो है वो ऑनलाइन भी हो गया है, यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो गया है। और सॉफ्टवेयर बेस्ड के साथ साथ इन्होंने हार्ड बाउंड बुक्स को मना कर दिया है और ओनली डिजिटल बुक्स अलाउड है। तो इसमें रिकमेंडेशन मेरी यही होगी कि आज की डेट से जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो हैबिट अपनाएं कि वो डिजिटल बुक का वो पोर्टल पे आ जाता है जो भी अपडेटेड वर्जन होता है ना, अभी शायद नहीं आया होगा, तो क्योंकि अभी रिसेंटली फाइनेंस एक्ट आया है और उसकी वजह से अमेंडमेंट्स आई हैं। लेकिन जैसे ही वो पोर्टल पे हार्ड बाउंड बुक अवेलेबल हो जाए, सॉरी, पोर्टल पे डिजिटल बुक अवेलेबल हो जाए, उसको डाउनलोड करें और उसी से पढ़ने की हैबिट अपनाएं, ताकि आप लोगों के पास पता हो क्या चीज़ कहाँ लिखी हुई है, और अभी से आप लोग उसी इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस या उसी इन्वायरमेंट में अपनी तैयारी करें जो इन्वायरमेंट आपके पास पेपर में अवेलेबल होगा। इसीलिए मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि हम मेन डायरेक्ट्स और सेक्शन से पढ़ाया जाए। इसके बाद हर चैप्टर के बाद एक क्या कहते हैं हमारा एक समराइज लेक्चर होता है। उस समराइज लेक्चर के साथ साथ हम उस चैप्टर के स्पेसिफिक जो पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। समराइज लेक्चर में जो चीजें होती हैं और एक समरी हर चैप्टर की जो बनी हुई है, दोनों का मकसद खाली एक ब्रॉड ओवरव्यू देना है। और ये जो समरी वाली चीजें हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल याद ही होनी चाहिए। अगर आपको लेक्चर्स की चीजें या पूरे सेक्शंस याद नहीं है, क्योंकि वो एक ड्राइविंग टूल है। चलें, क्योंकि अब ऐसा है ओपन बुक एग्जामिनेशन में भी आप हर चीज तो देखने नहीं जाएंगे ना बुक के अंदर। तो वो कुछ की पॉइंट्स हैं कि वो याद करके आपका मिनिमम बुक की तरफ रेफर करने का चांस होगा। फिर जब चांस होगा वो हमारी चीज किस तरह प्रैक्टिस हो रही होगी, क्योंकि सेशंस हम कवर जो कर रहे होंगे वो डायरेक्टली डायरेक्ट से कर रहे होंगे, और आप लोग भी उसको जो है जो एग्जाम में लेके जाने वाला वर्जन है या एग्जाम में जो अवेलेबल सॉफ्ट का वर्जन है उसी वर्जन में तैयारी करें, ताकि एक सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच तो अभी से हम उन चीज़ों के फेमिलियर हो जाएं जो हमें एग्जाम में अवेलेबल है। इंशाल्लाह हम कोर्स जो कंप्लीट कर रहे होंगे अपना वो 1 महीने पहले बिल्कुल फिनिश कर देंगे। वैसे तो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स तकरीबन हमारे अवेलेबल हैं, जो चेंजेस आए हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैं अपलोड कर दूंगा होपफुली आज। तो जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो भी कवर हो जाएंगी। इसके बाद आ जाते हैं हमारा जो लेक्चर्स हैं उनको किस तरीके से बेसिकली सिलेबस को हमने अपने लेक्चर्स में ब्रेक डाउन किया हुआ है या कौन कौन से चैप्टर्स में ब्रेक डाउन किया हुआ है।
ये बेसिकली एक टेक्स्ट का प्लानर है जो आप लोगों ने फॉलो करना है। इसमें पर चैप्टर वाइज जो सेक्शंस आपने कवर करने हैं, क्योंकि जाहिर है हम किसी नोट से तो पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्टली लॉ से पढ़ेंगे। और लॉ से पढ़ने का मतलब ये है कि हर चीज़ हमें सीक्वेंशियली मिलेगी नहीं। तो ये जो बेसिकली पेपर है या ये जो 2 पेजेस हैं, ये आप लोगों को ये गाइड करेंगे किस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शंस कवर्ड हैं और क्या सीक्वेंस हमारी कवरेज का होना चाहिए। प्लस ये जो पूरा एक डॉक्यूमेंट है ये आपको गाइड करेगा कि आपकी कवरेज कितनी जा रही है, या आपको ये हाईलाइट भी करेगा, रेड फ्लैग भी रेस करेगा कि आप कितना पीछे जा रहे हैं। इसके हिसाब से आपने कवरेज करनी है अपनी। इसके हिसाब से आपने अपनी कवरेज इंश्योर करनी है कि ये वाली जो सारी चीजें हैं इस टाइम तक मेरी हो जानी चाहिए, इससे आगे नहीं जानी चाहिए। इसको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट होगी होलिस्टिकली फॉलो करें, ताकि एकदम मोमेंटम बना रहे आपको और एंड टाइम में कोई पैनिक की सिचुएशन ना क्रिएट हो। इनिशियल चैप्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये आपने ज़्यादातर इंट्रो के सेशन, ये सैलरी वाली चीज़ें, ये सारी आपने ऑलरेडी कैफ लेवल में कवर करी हुई होंगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इसमें कोई नई चीज़ एज सच नहीं है, इसीलिए इनको थोड़ा आपने जल्दी मैनर में निकालना है, अनलेस के बिल्कुल भी चीज़ें याद ना हो या बिल्कुल ही ब्लैंक हो। इसके बाद जो एरिया आता है 113 वगैरह के बाद, वो आता है एडवांस टैक्स एंड विद होल्डिंग। ये पूरा एक 25 नंबर का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आराम से एक 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन आता है कमेंट ऑन द वर्किंग वाला। ये एरिया बेसिकली वो जो 25 नंबर का सवाल है उसमें ऊपर वाले एरियाज भी हमारे काम आ रहे होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली ये एरिया सबसे ज्यादा काम आ रहा होगा। इसमें रिजीम्स की आइडेंटिफिकेशन है कि कौन सी रिजीम में क्या टैक्सेशन होगी। हर नेचर ऑफ इनकम के हिसाब से जो भी रिजीम्स एप्लीकेबल होंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर 14 है इनकम टैक्स का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी तकरीबन 20 से 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा होता है। इस एरिया में क्या है, अदर एरियाज हैं, अदर टॉपिक्स हैं। इसके साथ भी वही कहानी है कि ये वाले जो एरियाज होंगे, ये भी जब टेस्ट हो रहे होंगे तो ये सपोर्ट मांगेंगे ऊपर वाले एरियाज के, इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स एंड विद होल्डिंग के। इन अपने जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पेशलाइज्ड एरिया है। फॉर एग्जांपल एओपी की टैक्सेशन अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो एओपी की टैक्सेशन उसमें होगी कोई 5 से 6 नंबर या 7 नंबर मैक्सिमम। जो एओपी का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसमें कोई एक दो पॉइंट्स ही एडिशनल है जो आपने कॉन्सेप्ट सीखने हैं, बाकी तो वही जो नॉर्मल मैनर में टैक्सेशन होनी है जो हम सारे बाकी चैप्टर में पढ़ चुके होंगे वही अप्लाई होगी। तो बताने का मकसद ये है, वो 5 7 के अलावा तो ऊपर वाले चैप्टर्स ही लग रहे होंगे, लेकिन एक इंटीग्रेटेड सवाल आता है, इसीलिए हमें ये मतलब बेसिकली इन चैप्टर्स में क्या है, एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर सिनेरियोज में लगने हैं। फॉर एग्जांपल एओपी, फॉर एग्जांपल नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन, फॉर एग्जांपल पीई की टैक्सेशन, फॉर एग्जांपल बैंकिंग वालों बंदों की टैक्सेशन, फॉर एग्जाम्पल थिन कैपिटलाइजेशन। इनमें कोई बहुत ज्यादा नई बातें नहीं है। इसमें हर टॉपिक में 2 से 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको अगर हम ओवरव्यू कर लेते हैं तो हमारा एक अच्छा बड़ा सवाल कैटर हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा सेल्स टैक्स का एरिया। सेल्स टैक्स का एरिया मैं बोलूंगा कंपैरेटिवली काफी छोटा है इनकम टैक्स से, और मार्क्स वाइज चलें तो इतना छोटा नहीं है जितना साइज वाइज या क्वांटम वाइज छोटा है। अगर हम सेल्स टैक्स का एरिया देखते हैं तो तकरीबन 30 मार्क्स का एरिया तो कहीं नहीं जाता। और इनकम टैक्स देखते हैं तो 50 से 60 आता है। अब 50 से 60 में जितने सारे हमने चैप्टर देखे बनिस्बत इसके कि हम सेल्स टैक्स देखेंगे, तो सेल्स टैक्स में एक ये चैप्टर है जो कि काफी बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव और लेंदी, इनफैक्ट टेक्निकल चैप्टर भी है, लेकिन इसके बाद जो चीजें हैं वो कोई एज सच है नहीं। तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमें बहुत अच्छे तरीके से करने हैं।
इन ऑर्डर टू पास। रीजन ये है कि ये भी एक आराम से कोई 20 से 25 नंबर का प्रैक्टिकल सवाल आता है सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने का। तो उसको मार्क्स अच्छे इंश्योर करने के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी तो 80% मार्क्स उस वाले सवाल में कहीं नहीं जाते। इसके बाद हमारा एफईडी का एरिया आ जाता है। छोटा सा एरिया है और एथिक्स का एरिया आ जाता है। एक पेपर देख लेते हैं हम, पास पेपर कैसा लगता है, किस तरीके से नजर आता है। ये पेपर भी जैसे मैंने आपको बताया अब कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है। तो इसमें लास्ट अटेम्प्ट में एक 15 मिनट्स एडिशनल रीडिंग टाइम दिया था आई कैप ने। पता नहीं इस दफा देंगे नहीं देंगे ये लोग। तो इस 15 मिनट्स ने काफी स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर दिया था। पेपर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि ये 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें 7 सवाल होते हैं अराउंड, चेंज भी हो जाते हैं इसलिए। इन 7 सवालों में नॉर्मली पहला सवाल आता है किसी स्पेशलाइज्ड या अदर एरियाज में से, और अराउंड 20 नंबर का ये सवाल होता है। इसमें एओपी भी आ सकता है, इसमें एनपीओ भी आ सकता है, इसमें ग्रुप टैक्सेशन भी आ सकता है। तो इस तरह के एरियाज होते हैं। फिर ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये इनकम टैक्स का थ्योरी बेस्ड एरिया है। ये जो एरिया है इसमें जनरली जो चीजें हैं वो थोड़ी टेक्निकल टेस्ट हो रही होती हैं, और इसको एक अच्छा अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। रीजन ये है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे ज्यादा आपने इस पे फोकस करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये एक काफी गेनिंग मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होता है। मैं इसको मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ, ऑल्दो इसके पीछे तैयारी बहुत करनी है, लेकिन अगर ये आप रीजनेबल लेवल पे आपने इसके पास पेपर की तैयारी वगैरह करी हुई है तो 80% तक मार्क्स उठाना इस सवाल में तो बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक पेटेंटेड सवाल आना ही आना है। ये सवाल किसी जमाने में आपको वर्किंग बनाने को आती थी, अब इन्होंने कर दिया है कमेंटिंग ऑन द वर्किंग वाला सवाल। यानी कि पूरी वर्किंग आपको कंप्यूटेशन ऑफ लाइबिलिटी या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की दी हुई होती है। आपको बोलता है कमेंट करके बताओ कहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है, यानी कि कहाँ पे टैक्स एफिशिएंसी आ सकती है, या कहाँ पे वर्किंग गलत हुई हुई है और प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए, कहाँ पे टोटली ही चीज़ गलत है। ये पूरी बात इस सवाल में आती है। अच्छा डिटेल्ड सवाल है और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट चाहिए इस सवाल को करने के लिए, लेकिन साइड बाय साइड मैं समझता हूँ एक मार्क्स गेनिंग सवाल भी है। यहाँ पे इनकम टैक्स का एरिया खत्म होता है। इसके बाद सेल्स टैक्स का आता है। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली सेल्स टैक्स का और एफईडी का क्वेश्चन है, जो से एफईडी का तो थ्योरेटिक वो सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और सेल्स टैक्स का थ्योरेटिकल है। जरूरी नहीं है हर दफा ही एफईडी आए, एफईडी हर ऑन एंड ऑफ अटेम्प्ट में आ रहा होता है, या कभी ना कभी सेल्स टैक्स के सवाल के साथ मिक्स होके आ रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वो वाला सवाल है जो एक पेटेंटेड सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लाइबिलिटी का आता है। पूरा हमें जो सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ है उसको वर्कआउट करना होता है। तो उसका सवाल आता है। ये सवाल भी टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल सवाल होता है, क्योंकि इसमें बड़ी बारीकी के एरियाज पूछे हुए होते हैं। लेकिन लेकिन क्योंकि अब एक सिग्निफिकेंट डेटा बैंक जमा हो गया है, अगर आप लोग एक अच्छा रीजनेबल नंबर ऑफ पास पेपर इसको कर लेते हैं तो 70 to 80 मार्क्स परसेंट मार्क्स इसमें उठाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। इसीलिए मैं इसको भी कहता हूँ कि ये एक मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन अगर हम इस अटेम्प्ट का देखें तो वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आया हुआ है वो एथिक्स के एरिया का आया हुआ है। ये भी आराम से 5 नंबर का तो कहीं नहीं जाता है एथिक्स का एरिया। एक रीजनेबली प्रिपेयर्ड है तो हम अच्छे लेवल पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और पेपर पास कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इस पेपर का। अगर मैं समराइज करूं कि छोटे छोटे नंबर कहाँ ज़्यादा अवेलेबल हैं, एक हमारा एडवांस टैक्स एंड विदहोल्डिंग का चैप्टर जो इनकम टैक्स का है, जिसमें हमारी डिफरेंट रिजीम्स ऑफ इनकम है। सेकंड पे अगर हम बात करें तो ग्रुप टैक्सेशन, थिन कैपिटलाइजेशन और डिफरेंट रैंडम एरियाज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। फिर मैं अगर बात करूं उसके बाद सेल्स टैक्स का एरिया पूरा ही इंपॉर्टेंट है। सजेशन यही होगी कि पूरे को अच्छे तरीके से रीड करके जाए, एक्सेप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, ये रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स वाली चीज़ें, प्रोसीजरल चीज़ें आ भी जाती हैं लेकिन छोटे नंबर्स की आती हैं। एक बार रीड भी दिया हुआ होगा और थोड़ी सी मार्किंग्स की हुई होंगी तो पेपर में इजीली हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। मेरी सजेशन यही होगी, मेन फोकस आपका बड़े सवालों में होना चाहिए जो है भी प्रैक्टिकल, तो उसमें ज़्यादा मसला भी नहीं होता और उसमें एक अच्छे स्कोर की चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ये छोटा सा बैकग्राउंड था इस पेपर का। लाइव सेशंस या रिकॉर्डेड सेशंस आप देख सकते हैं अपनी कवरेज के लिए, किस तरीके से चैप्टर्स ब्रेकआउट हुए हैं और क्या क्या चीज़ें कवर हुई हुई हैं और किस तरह हमने प्रैक्टिस कराई हुई है। अगर कोई आइडिया चाहिए उसका, कोई फर्दर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो बता दें, वरना फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं यहाँ पे। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, हम सेशन क्लोज करते हैं।